आखिरी मुकाबला, आखिरी दौर, आखिरी रन चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024 का। लोकतंत्र के इस महापर्व में लगातार कतारबद्ध होकर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। फिलहाल अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव जारी है, जिसके आंकड़े भी हमारे पास सामने आए कि आखिर 1 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 46.8% मतदान हुआ है, तो गोड्डा में 45.91% वोटिंग हुई है। दुमका की हम बात कर ले तो 46.90% मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। राजमहल की बात कर ले तो 47.76% लोगों ने वोट डाला है। ये हम आपको झारखंड के आंकड़े बता रहे हैं। झारखंड के आंकड़े दोपहर 1 बजे तक के सामने आए हैं। गोड्डा में 45.91% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात कर ले वो राजमहल से सामने आई है। राजमहल से इस बार चुनावी मैदान में जेएमएम की ओर से हैट्रिक लगाने के लिए विजय हांसदा चुनावी मैदान में है। बीजेपी से ताला मरांडी है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें निर्दलीय चुनाव लड़ रहे लोबिन हेम्ब्रम की, तो इस बार वो त्रिकोणीय संघर्ष बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर है राजमहल सीट पर और सबसे ज्यादा फिलहाल वहीं की वोटिंग परसेंटेज हमारे पास सामने आया है। दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर दुमका है, जहां दुमका में 46.90% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया है। तीसरे नंबर की बात कर ले तो तीसरे नंबर पर गोड्डा है, 45.91% वोटिंग है। लेकिन संथाल की यही खासियत है, संथाल में यह कहा जाता है कि ताबड़तोड़ वहां पे वोटिंग होती है। जिस तरीके से इजाफा हुआ है जो हमारे पास 9 बजे के आंकड़े आए, चाहे वो 11 बजे के आंकड़े आए, और 1 बजे के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की हम बात कर ले तो बिहार में दोपहर 1 बजे तक 35.65% मतदान हुआ है। पटना साहिब में 19.22% मतदान हुआ। नालंदा की बात कर ले 32.94% लोगों ने वोट डाला है। पाटलिपुत्र की बात कर ले तो 44.78% लोगों ने वोट किया है। आरा की बात कर ले तो 33.07% मतदाताओं ने मतदान किया है। बक्सर की बात कर ले 37.79% अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं वहां पे लोग। सासाराम की बात कर ले तो 37.12% लोगों ने अपना वोट डाला है। काराकाट की बात कर ले 39.53% लोगों ने अपना मतदान किया है। जहानाबाद की बात कर ले हम तो 36.66% लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में लोकसभा चुनाव यानी कि लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी चलन चल रहा है। संथाल परगना में 3 सीटों पर चुनाव जारी है, मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। लोग अपने घरों से निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं अपने सेवक को चुनने के लिए, ताकि जो भी आए उनके लिए विकास का काम करे। ऐसे में क्या कुछ इन 3 सीटों का समीकरण है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अगर बात करें तो हमारे साथ चित्रंजन बने हुए हैं, मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए, प्रकाश हमारे साथ बने हुए और गोविंद ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए। तो सबसे पहले हम रुक करना चाहिए गोविंद ठाकुर का, जो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए। गोविंद, अगर देखिए बात करें तो मतदान सुचारू रूप से जारी है, लेकिन कई जगह से शिकायतें भी सामने आ रही है कि कहीं पे मतदान को लेकर देर में शुरू हुई, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। तो फिलहाल आप कहां पे मौजूद है, वहां की स्थिति क्या कुछ है? जी, अगर झारखंड के राजमहल लोकसभा जो है नंबर 1 लोकसभा है, और राजमहल लोकसभा के अंतर्गत जो है 3 विधानसभा आता है। राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा आता है। वहीं अगर बरहेट और बोरियो विधानसभा की बात करें तो ये ट्राइबल्स इलाकों से घिरा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है अर्ली सुबह 7 बजे से जो है मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर राजमहल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें या राजमहल लोकसभा जो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो है अक्सर लोगों का विरोध देखा जा रहा है। अभी जो हम जहाँ पर मौजूद हैं ये राजमहल विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या जो है 126 है, और यहाँ पर जो है मतदाता जो है 7 बजे से यहाँ पर जो है हाथ में आधार कार्ड लेके वोटर कार्ड लेकर यहाँ पर जो है मतदान करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन इन लोग को यहाँ आने के बाद जो यहाँ मतदान कर्मी है उनके द्वारा बोला जाता है कि आप लोग का नाम जो है सरकारी सूची में नहीं है, इसीलिए जो है आप लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो तस्वीर टीवी 45 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर मतदाता है ये लोग जो है अहले सुबह से जो हाथ में अपना वोटर कार्ड लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन इन लोग के खास करके अगर बात की जाए तो यहाँ जो मतदान कर्मी है उनके द्वारा साफ शब्दों में इन लोग को कहा गया है कि आप लोग का जो वोटर कार्ड है
बाकी ऑनलाइन जो डाटा है वो रिजेक्ट हो चुका है और आप लोग मतदान नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर समझा जा सकता है कि जब यहाँ के जो जिला प्रशासन है चुनाव से पहले जो लोकल बीएलओ है, बीएलओ से सर्वे भी कराया था, लेकिन क्या बीएलओ ने क्या सर्वे दिया, ये सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने सर्वे रिपोर्ट क्या दिया था। गोविंद, हम आपके पास दोबारा जरूर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी चितरंजन भी बने हुए, उनका रुख करेंगे। चितरंजन, देखिए अगर बात करें 1 बजे तक के हमारे पास आंकड़े सामने आए, आंकड़े में सबसे ज्यादा राजमहल में वोटिंग परसेंटेज की साथ बात कही गई है। 47.76% लोगों ने अपना मतदान का प्रयोग किया है। तो साफ तौर पर चितरंजन, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि जो चुनाव आयोग ने जो जागरूकता फैलाई थी अपने मत का प्रयोग करने के लिए, तो साफ तौर पर राजमहल में देखने को मिली। लेकिन अगर 9 बजे की परसेंटेज की बात कर ले या फिर 11 बजे की परसेंटेज की बात कर ले, तो बिल्कुल उसमें इजाफा हुआ। 1 बजे में जो प्रतिशत आए वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। चितरंजन, देखिए अंकिता, आपने सही कहा। देखिए अगर 11 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग तीनों लोकसभा सीटों पर लगभग जो आंकड़े हैं एक साथ चल रहे थे। हालांकि उस समय भी राजमहल जो है वो 1% के साथ आगे चल रही थी, लेकिन इस बार जब 1 बजे तक के आंकड़ों में अगर जाएंगे तो 1 बजे तक के आंकड़ों में राजमहल एक बार फिर जो है 47 जो है परसेंटेज 47.76% वहां पे मतदान हुए। तो राजमहल इस बार भी आगे चल रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक अगर बात की जाए तो 46.80 जो है वो मतदान हुए हैं। तो 1 बजे के बाद जब जैसे जैसे शाम ढलेगी वोटिंग परसेंटेज में काफी इजाफा होगा, क्योंकि दोपहर का जो समय होता है वो कड़ाके जो धूप है उसके कारण जो मतदाता है वो निकलने से थोड़ा कोताही बरतते हैं। लेकिन जैसी ही शाम ढलने लगेगी मतदाता जो है बूथों तक जरूर जाएंगे और वोटिंग परसेंटेज में इस बार इजाफा होगा। देखिए वोटिंग परसेंटेज में इजाफा कहीं ना कहीं कई चीजों का संकेत करती है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो समीकरणें बनती और बिगड़ते नजर आती है। ऐसे में जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सभी सरकार के साथ साथ जो चुनाव आयोग उसके चेहरे में भी खुशी दिखती। अगर बात की जाए अब तक के परिणामों के जो चीजें सामने हुई तो उसमें अगर बैलेट यूनिट की बात की जाए तो 19 बैलेट यूनिट भी 1 बजे तक बदलाव हुए हैं। वहीं 15 कंट्रोल यूनिट बदलाव हुए हैं, 76 वीवीपैट बदला गया है। वहीं सब जो सीता सोरेन जो कंप्लेन की थी कि यहाँ पे वोट जो महिलाएं हैं वो बिना वोट किए जा रही हैं, वोटिंग स्लो चल रहा है, उनकी शिकायत थी। तो बूथ नंबर 45 पर जो है उपायुक्त जो है दुमका के उन्होंने जाकर निरीक्षण किया, चीजों को टेक ओवर कर रहे, चीजों को देख रहे हैं। और अतिरिक्त जो है जो मतदाता कर्मी वो भी लगाए जा रहे हैं ताकि मतदान में तेजी आए। तो चुनाव आयोग के साथ साथ जो है वो सभी चीजों को देख रही है और अभी तक जो है शांतिपूर्ण माहौल पे मतदान हो रहा है। कहीं से भी उस तरह की किसी भी प्रकार की घटनाएं की सूचना अभी तक नहीं मिली। तो शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो हो रहे हैं। जी अंकिता। जी चितरंजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए हम आपसे दुमका सीट पर बात करना चाहेंगे। दुमका की हम बात करें तो दुमका इस बार हॉट सीट भी माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान की बात करें, चुनावी अखाड़े की बात कर ले तो सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन विरोधी खेमे से यानी कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के काफी ज्यादा करीबी और शिबू सोरेन के काफी ज्यादा करीबी माने जाने वाले नलिन सोरेन इस बार चुनावी मैदान है। कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में ही देखने को मिल रही है। तो फिलहाल दुमका को लेकर क्या कुछ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? %, ये काफी अच्छा परसेंटेज माना जा रहा है। और अभी से ही चाहे वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, हर कोई आकलन करने में जुट गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2019 में जहां 62% मतदान हुआ था और 1 बजे ही 49% के लगभग मतदान पहुंच चुका है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आंकड़ा और भी अधिक बढ़ेगा और बढ़ने का फायदा किसको मिलेगा, किसको इसका नुकसान होगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है उसे लेकर नेता जो हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अभी से ही आकलन करना शुरू कर दिए हैं। अगर हम बात करें दुमका देखिए राजधानी का उप राजधानी है दुमका, और वहां पे कांटे की टक्कर कांग्रेस इंडिया
गठबंधन और भाजपा के बीच है। देखिए, अगर हम बात कर ले भाजपा के, तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सीता सोरेन, वो सोरेन परिवार से आते हैं, वो सोरेन परिवार के बड़ी बहू हैं, और ऐसे में भाजपा के द्वारा उन्हें चुनाव से ठीक पहले टिकट दे दिया जाता है और दुमका लोकसभा सीट पर उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है। तो ऐसे में सोरेन परिवार के ओर से लगातार उन पे कटाक्ष किए जा रहे थे कि देखिए, जो अपने परिवार का नहीं है वो आपका नहीं हो सकता है, इसलिए आप ऐसे लोगों को ना चुने जो आपके साथ विश्वासघात करता है, आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ करता है। तो ऐसे लोगों को आप ना चुने, क्योंकि अगर ये चुनाव जीतती है तो ये दिल्ली चले जाएंगे, फिर आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। जो जेएमएम की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये आरोप सीता सोरेन पर लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन भी लगातार जेएमएम पर हमलावर हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने परिवार में वो सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि हम उस परिवार के बड़ी बहू हैं और बड़ी बहू होने के नाते जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, सोरेन परिवार के ओर से उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि आज वो भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार बनकर दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात कर ले दुमका, तो दुमका में कुल 19 प्रत्याशी का भाग्य का फैसला इस अंतिम चरण में होना है, क्योंकि अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, 5 बजे तक मतदान होना है और इसे लेकर जिला प्रशासन के ओर से भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। हर पोलिंग बूथ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान की तैनाती की गई है। 3 घेरा जो है पुलिस का वो बनाया गया है और हर जगह आपको सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम दिख जाएगा। देखिए, अभी तक जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें तो 46% का मतदान 1 बजे तक हो चुका है, क्योंकि अभी 4-5 बजे तक वोटिंग होना है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार 72 से 70% जो है वो मतदान होगा। तो इसका फायदा किसे मिलेगा, किसे इसका नुकसान होगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन अंकिता, अभी से ही आकलन करने में जुट गए हैं नेता। हर नेता अपने पक्ष पे इसे जोड़कर देख रहा है। कोई कहता है कि अधिक मतदान हुआ है इसलिए हमारी जीत पक्की है, लेकिन अगर हम 2014 के आंकड़े को देखें, 2019 के आंकड़े को देखें, तो जिनका जब भी वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं भाजपा को इसका लाभ मिलता हुआ दिखा है। तो ये इस बार भी क्या भाजपा को वो लाभ मिल पाएगा या फिर इंडिया गठबंधन को इसका लाभ पहुंचेगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी भी कांटे के टक्कर आप कह सकते हैं कि दुमका लोकसभा सीट पर है। देखिए, लगातार जो प्रत्याशी हैं वो दौरे कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लगातार बूथ पर जाकर लोगों का हाल समाचार पूछ रहे हैं। जहां भी छोटी मोटी घटनाएं हुई है तो उसे छोड़ दिया जाए तो एकदम शांतिपूर्ण मतदान जो है वो तीनों लोकसभा सीट पर अभी झारखंड पे चल रहा है। अगर हम देवघर की बात करें तो देवघर में भी देखिए अच्छी खासी परसेंटेज है अभी। और अगर हम राजमहल की बात करें तो राजमहल सबसे अव्वल है वोटिंग परसेंटेज में। और देखिए, जिस प्रकार से सुबह का मौसम था, सुबह के मौसम में पूरी तरह से कुहासा छाया हुआ था, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। तो ऐसे में घरों से निकलकर मतदान करने के लिए लोग निकले थे, लेकिन दोपहर के बाद उमस भरी गर्मी से लोग थोड़े परेशान तो जरूर हैं, लेकिन उत्साह इतना अधिक है मतदाताओं पे कि वो अपना सरकार चुनना चाहते हैं, वो अपना सेवक चुनना चाहते हैं, इसलिए वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी अंकिता। जी प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, गोड्डा लोकसभा सीट की बात कर ले तो जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती गई, गोड्डा लोकसभा सीट कहीं ना कहीं रोचक बनती हुई नजर आई। सबको एक तरफ ये लग रहा था कि गोड्डा से जो बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे इस बार चौका लगाने के लिए जो तैयार हैं, वो सब पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर प्रदीप यादव की बात करें तो प्रदीप यादव को 2 बार निशिकांत दुबे से ही हार मिली। फिलहाल वो कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभिषेक आनंद झा की एंट्री होती है, त्रिकोणीय संघर्ष का मुकाबला माना जाता है। ऐसे में क्या प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे का खेल अभिषेक आनंद झा बिगाड़ सकते हैं? क्या लग रहा है इस वक्त की जो चुनावी माहौल है? अगर गोड्डा की परसेंटेज की भी बात कर ले तो 45.91% वोटिंग हुई है, तो क्या लग रहा है वहां का चुनावी माहौल क्या है? बिल्कुल सही कहा अंकिता। देखिए, हमेशा से इतिहास गवा रहा है कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं फायदा उठा लेता है। जिस तरह से गोड्डा की अगर बात कर ले तो ये अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और अब मताधिकार का प्रयोग कर गोड्डा की जनता अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। लेकिन फिलहाल चुनावी मैदान में निशिकांत दुबे है, दूसरे तरफ प्रदीप यादव है और यहाँ पर अब तीसरे तरफ से अगर बात कर ले तो यहाँ पर अभिषेक झा है। तो कह सकते हैं ये त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और कहीं ना कहीं 2 लोगों के बीच जो कांटे की टक्कर होनी है, ऐसे में कहीं अभिषेक झा को इसका फायदा ना मिल जाए, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है,
खास करके गोड्डा में जिस तरह से सुबह सवेरे से मतदाताओं ने अपना जो उत्साह दिखाया है कि करीब 1 बजे तक का जो प्रतिशत करीब 46% कुछ रहा, तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि पिछला चुनाव जो दोपहर के 1 बजे तक जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद जैसे क्षेत्रों में जब चुनाव हुआ था तो 1 बजे के आसपास 40 से 42% मतदान की प्रतिशत आंकी गई थी। लेकिन इस बार जो अंतिम चरण का जो चुनाव हो रहा है संथाल में 3 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, इसमें अगर 1 बजे तक 46% से एबव अगर मतदान जा रहा है तो कह सकते हैं मतदाताओं का ये जागरूकता ही इसे दर्शाता है। फिलहाल अभी समय करीब 2 बज गए हैं और अभी अगर 47 से 48% अगर मतदान हुआ है तो कह सकते हैं संथाल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने मत का ये महत्व जानते हैं और ये जानते हैं कि हमें कैसा सेवक चुनना है और कौन हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फिलहाल जिस तरह से झारखंड में ये अंतिम चरण का मतदान है और जैसे ही मतदान संपन्न होगा अब इसके बाद लोगों की निगाहें टिकी होंगी 4 तारीख को मतगणना को। अब 4 तारीख के मतगणना में ही प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा और खासकर ये जो ईवीएम का जो पिटारा है ये 4 तारीख को खुलेगा और कौन इसमें सरताज होगा, कौन जीत होगा, किसकी हार होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तब तक संथाल की जनता और पूरे झारखंड की जनता ये तय कर चुकी होगी कि अब हमारे नेतृत्वकर्ता कौन होंगे। फिलहाल जो टक्कर चल रहा है इन तीन लोगों के बीच, खास करके निशिकांत दुबे, प्रदीप यादव और तीसरे तरफ आ जाते हैं अभिषेक झा। तो फिलहाल जिस तरह से ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक है, वहीं ये टक्कर भी अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि निशिकांत दुबे की अगर बात कर ले तो पिछले लगातार बार वो भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराती आई है और कहीं ना कहीं भाजपा का वर्चस्व भी गोड्डा क्षेत्र में कायम रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात कर ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई बड़े दिग्गज नेता इस क्षेत्र में भ्रमण कर चुके हैं, जनता से अपील कर चुके हैं। यहाँ तक के झारखंड के जमशेदपुर में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर में सभा करते हैं। क्षमा कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस सभा में शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी समर्थन करने का सिलसिला चलता रहा। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से अगर प्रदीप यादव वहां पर है तो वो भी एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं निशिकांत दुबे को। लेकिन अब जो है फिलहाल इस चुनावी मैदान में संथाल में अभिषेक झा भी हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई के बीच अभिषेक झा भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये अंतिम चरण का मतदान है, इसके बाद ही आकलन किया जा सकता है क्योंकि अभी किसका पल्ला भारी होगा, कौन अभी कमजोर पड़ेगा, ये कह पाना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन इसके लिए अभी फिलहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 4 तारीख आने के बाद कौन प्रत्याशी आगे जाता है और किसके झोली में जीत दर्ज की जाती है। अंकिता जी, मोइजुद्दीन आपने बिल्कुल सही कहा। 4 जून को सभी का इंतजार रहेगा, सबकी निगाहें टिकी रहेगी क्योंकि उसी दिन ये फैसला हो जाएगा आखिर जनता की आंखों का तारा कौन बना। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए दुमका की हम बात करें तो दुमका जो सीट मानी जाती है काफी ज्यादा अहम मानी जाती है, उसका इतिहास भी बहुत अजीब सा रहा है। 8 बार के सांसद रहे वहां से शिबू सोरेन और ऐसे में जेएमएम से इस बार नलिन सोरेन जो कि काफी ज्यादा करीबी भी बताए जाते हैं। 2019 के अगर इतिहास के पर हम नजर डालें तो 2019 में काफी ज्यादा अंतर से शिबू सोरेन को हार मिली थी। तो जाहिर सी बात है इस बार जो नलिन सोरेन है उनके ऊपर बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ अगर हम सीता सोरेन की ही बात करें तो सीता सोरेन पर भी बड़ी चुनौती है क्योंकि सीता सोरेन की प्रतिष्ठा की भी बात है। एक तरफ उन्होंने अपने परिवार से राह अलग कर बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के टिकट पर इस पर चुनाव लड़ रही है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, इन पर कई गंभीर आरोप लगे। जिस तरीके से हमारे सहयोगी आपने भी बताया, मोइजुद्दीन ने भी ये बात कही, चित्रंजन ने भी ये बात कही थी कि सवाल उठ रहे थे परिवारवाद को लेकर कि जो अपने परिवार का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो सीता सोरेन के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन प्रकाश से हमारे ओवरऑल अगर पूरे संथाल परगना की बात करें तो पूरा संथाल परगना कहा जाता है कि जेएमएम का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने संथाल की जो बात कही जा रही है जेएमएम का गढ़, उसमें कहीं ना कहीं सिंधमारी करने की जरूर कोशिश की। तो क्या लग रहा है, क्या दोनों ही प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है? नलिन सोरेन और सीता सोरेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी वो वहां के सीट को जीतने के लिए? जी अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल जो है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि संथाल में किसी भी पार्टी का कोई भी वर्चस्व कायम नहीं हो पाया है जब से जेएमएम ने अपनी कमान संभाली है। और जेएमएम के बारे में कहा जाता है कि अगर उनको सरकार बनानी है तो वह संथाल
से जीत कर आती है पूरी टीम और इसके बाद वो सरकार बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से संथाल में बीजेपी ने एंट्री की है और कहीं ना कहीं उस कहावत को भी जो सत्य है कि संथाल में जेएमएम का वहां दबदबा चलता है, उस दबदबे को खत्म करने के लिए इस बार सोरेन परिवार से तोड़कर दुमका लोकसभा सीट से सीता सोरेन को टिकट दिया जाता है। देखिए सीता सोरेन पिछले कई महीनों से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, लगातार ये आरोप भी उन पे लग रहे थे कि पार्टी के द्वारा उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद जब ये मामला सामने आता कि अब सीएम का पद कौन संभालेगा तो कल्पना सोरेन का नाम सामने आ जाता है। उस समय भी मुखर होकर सीता सोरेन जो है वो आवाज उठाती है कि नहीं, वो क्योंकि घर की बड़ी बहू मैं हूं और पार्टी पिछले कई वर्षों से मैं पार्टी के साथ कार्य कर रही हूं, जुड़ी हुई हूं, मैं विधायक भी हूं, इसलिए पार्टी मुझे वो जिम्मेवारी सौंपनी देनी चाहिए। लेकिन पार्टी के ओर से जब चंपाई सोरेन का नाम सामने आया तब भी वो नाराज दिखी और यही कारण है कि उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। देखिए संथाल की अगर हम बात करें तो संथाल में ऐसे चेहरे की जरूरत भाजपा को थी जो जेएमएम के गढ़ में जाकर अब जीत दर्ज कर पाए, तो इसलिए सीता सोरेन को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन जैसे ही सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया वहां पे उनका विरोध शुरू हो गया। पार्टी के अंदर से ही लोग जो हैं वो कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध करने लगे, क्योंकि वो शिबू सोरेन का हराकर वहां उस बीजेपी ने वहां उस सीट पर कब्जा किया था और उस प्रत्याशी को हटा देना कहीं ना कहीं जो भाजपा की रणनीति है उसमें लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से अभी मतदान हुई है, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देखा जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बनेगा सरदार, कौन होगा असरदार, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, रोकना चाहेंगे हमारे साथ, आप हमारे साथ लेकिन बने रहिएगा, हम आपके पास दोबारा जरूर आएंगे। तो वापस हम बात करेंगे झारखंड की 3 सीटों पर, यानी कि संथाल की 3 सीटों पर चुनाव जारी है। सुचारू रूप से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, ताकि उनका जो जीवन है, उनका जो भविष्य है वो उससे सुनिश्चित किया जाए, उसे सही तरीके से चलाया जाए। तो साफ तौर पर हम आपको समीकरण भी बता रहे थे कि क्या कुछ इन 3 सीटों पर समीकरण है, और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रकाश और हमारे साथ मोइजुद्दीन लगातार बने हुए हैं। प्रकाश के पास हम चर्चा कर रहे थे दुमका सीट की, लेकिन हम इस बार मोइजुद्दीन के पास जाना चाहेंगे। देखिए मोइजुद्दीन, हम बात करें संथाल परगना की, तो संथाल परगना की तीनों सीटें अपने आप में अहम मानी जा रही है। तीनों सीटें का इतिहास भी अलग रहा है। दुमका की हम बात करें, दुमका से नलिन सोरेन और सीता सोरेन के बीच में कांटे की टक्कर है। तो गोड्डा की हम बात कर ले तो निशिकांत दुबे, प्रदीप यादव या फिर अभिषेक आनंद झा, उनके बीच में कांटे की टक्कर है। अगर हम राजमहल की सीट की बात करें तो राजमहल सीट भी अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस बार हैट्रिक लगाने के लिए विजय हांसदा पूरी तरीके से तैयार है। ताला मरांडी फिलहाल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम, जो कि एक कद्दावर नेता रहे हैं जेएमएम के, उन्होंने चुनावी मैदान में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करके कहीं ना कहीं सरगर्मी भी तेज कर दी। ऐसे में संथाल की बात करें तो चाहे इंडी गठबंधन की बात कर ले, एनडीए गठबंधन की बात कर ले, सभी के दोनों ही गठबंधन के दिग्गजों ने यहां पे पसीना बहाया। तो क्या ये संथाल का कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा मोइजुद्दीन? क्या संथाल से सियासत तय होती है? बिल्कुल, आपने ये भी बात बिल्कुल सही कही अंकिता, क्योंकि संथाल से सियासत शुरू होती है। संथाल ही वो सरजमीन है जहां से संथाली क्रांति बात करें या फिर संथाल का जो क्रांति आंदोलन है वो हमेशा से समय समय पर देखने को मिला है। इतिहास गवाह है कि संथाल का आंदोलन की वजह से ही झारखंड राज्य के आंदोलन में भी एक बड़ा बिगुल फूंकने का काम किया गया था, और वहां के जो आंदोलनकारी नेता रहे हैं वो भी अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। ऐसे में संथाल में इस बार संथाल के जो क्रांतिकारी नेता ही नहीं बल्कि संथाल की जनता इस बार संथाल के भविष्य को गढ़ने का काम करेंगे। फिलहाल संथाल में जो चुनाव है 3 सीटों पर, यहाँ पर तीनों सीटों पर खास करके आदिवासी और मुस्लिम, ये दो समुदाय जो हैं इसकी बड़ी संख्या आबादी वहां पर ज्यादा है। ऐसे में दोनों सीटों पर खास करके राजमहल को छोड़ करके गोड्डा और दुमका, इन 2 सीटों में इन दोनों की आबादी ज्यादा है और इन पर ही निर्भर करता है कि इन सीटों पर कब्जा किसका होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजमहल की बात कर लें तो राजमहल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना परचम लहराया था, वहीं
क्षमा कीजिएगा, राजमहल को छोड़कर 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन अब चौथी बार जो है वहां निशिकांत दुबे खास करके अपना वहां प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी है और इस बार इन तीनों सीटों पर ये चाहेगी कि तीनों सीटों पर फिर से कमल खिलाया जाए। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, जेएमएम की बात कर लें, तो जेएमएम की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है इन तीनों सीटों को अपने कब्जे में लाने के लिए। ऐसे में तीनों प्रत्याशी कह सकते हैं कि जनता के बीच बार बार घूमते हुए इनसे अपील भी किया है, यहां तक कि चारों तरफ इनका भ्रमण भी हुआ है। तो तीनों प्रत्याशियों ने इस चुनावी रणभूमि में खूब पसीना बहाने का काम किया है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, जो वोटिंग का प्रतिशत सामने आ रहा है, इससे यही साबित हो रहा है अंकिता कि लोगों ने उत्साह से भरपूर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन फिलहाल अभी किसे प्यार मिलेगा, कौन आगे आएगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं 4 तारीख के बाद चीजें साफ हो जाएंगी कि संथाल का सरताज कौन होगा। जी मोहिजुद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी प्रकाश बने हुए, उनका रुकेंगे। प्रकाश, देखिए दुमका सीट की हम बात करें तो दुमका में जब प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी तो बीजेपी ने इसमें बाजी मारते हुए सुनील सोरेन को बीजेपी से टिकट दिया था। सुनील सोरेन वही शख्स है जो 2019 में शिबू सोरेन को हराए थे। लेकिन बीच में जब बीजेपी का दामन थामी सीता सोरेन, इसके बाद सुनील सोरेन का टिकट काट दिया गया और जो टिकट है वो थमा दिया गया सीता सोरेन को। ऐसे में क्या बीजेपी ये समझ चुकी थी कि अगर दुमका को साधना है तो जेएमएम के गढ़ में जाकर सोरेन परिवार को तोड़ने की कोशिश करके जेएमएम के परिवार से ही किसी को टिकट देना है, उनका चुनाव लड़वाना है? देखिए, एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है बीजेपी का। देखिए, अगर हम बात करें एनडीए का, तो एनडीए के ओर से जो भी प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे गए हैं, चौंकाने वाले फैसले जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया। देखिए, किसी को ये उम्मीद नहीं था कि दुमका लोकसभा सीट से सुनील सोरेन को हटाकर सीता सोरेन को टिकट वहां से दिया जाएगा। क्योंकि सुनील सोरेन की बात करें तो सुनील सोरेन ने, देखिए, जेएमएम के दिशम गुरु जो हैं माने जाते हैं शिबू सोरेन, उनको उन्होंने हराकर जीत दर्ज किया था। और ऐसे में लगातार वो क्षेत्र में घूमकर लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे थे, समस्याओं का निदान भी उनके द्वारा किया जा रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि 2024 में भी एनडीए के ओर से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थामा, उन्हें सीधे लोकसभा के लिए दुमका भेज दिया गया और जैसे ही वो दुमका पहुंचती है, वहां पर जो लोग हैं वो उनका विरोध करने लगते हैं। जिस गांव में जाते हैं उस गांव में उनका विरोध होने लगता है और लगातार उनका विरोध जो है वो चलता रहता है। देखिए, इस दौरान अगर हम बात करें तो सीता सोरेन के पक्ष पे कई सारे भाजपा के दिग्गज नेता ने वहां कैंप किया, रोड शो किए, साथ ही साथ सभाओं का भी आयोजन उनके लिए किया गया। अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वहां पहुंचकर उनके पक्ष में वोट देने की अपील की, लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि अब सोरेन परिवार जो है वो सिर्फ झारखंडियों की बात करती है, झारखंडियों को लूटने का काम करती है और यही कारण है कि आज हेमंत सोरेन जेल में बंद है। देखिए, जिस प्रकार से नेगेटिव गढ़ने का काम बीजेपी ने किया है, कहीं न कहीं इसका फायदा हो सकता है कि जेएमएम को अधिक मिल जाए। क्योंकि जिस प्रकार से कल्पना सोरेन ने पूरा मोर्चा संभाला और वो लगातार अपनी सभाओं में ये कहते हुए आए हैं कि हमारे पति को फंसाया गया है, हमारे पति चुनाव से दूर रहे इसलिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है और जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, ये नारा लगातार आपको हर मंच के माध्यम से सुनाई दे रहा था। जेएमएम के हर कार्यक्रम में ये नारा जरूर लग रहे थे। देखिए, इस दौरान अगर हम बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, तो वो भी लगातार जाकर सभाएं कर रहे थे, रोड शो में शामिल हो रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा जो प्रत्याशी है वो ननिल सोरेन है, ना कि सीता सोरेन। सीता सोरेन बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने परिवार को धोखा देकर भाजपा का दामन थामा है, जिन्होंने झारखंड के साथ विश्वासघात किया है, जिन्होंने झारखंडियों को धोखा दिया है और वो आज बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में आप उन पर भरोसा ना करें। हमारे प्रत्याशी जो हैं, जेएमएम के जो प्रत्याशी है ननिल सोरेन, आप उस पर भरोसा करें। देखिए, ननिल सोरेन के बारे में अगर हम बात करें तो वहां के विधायक 3 बार के विधायक रह चुके हैं और उनका अच्छा खासा पकड़ जो है उस दुमका लोकसभा क्षेत्र में है। और दुमका लोकसभा से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो जामताड़ा का है, जहां इरफान अंसारी
कांग्रेस के विधायक है, तो लगातार इरफान अंसारी भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास उनके तरफ से किया जा रहा था। लगातार उस क्षेत्र में वो जब डटे हुए थे, लोगों से मिल रहे थे और जेएमएम के पक्ष में मत करने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे थे। और आज आपने देखा भी है कि किस प्रकार से मतदान केंद्र में वो पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही साथ गरीबों के, जो वहां गरीब लोग हैं, वो जो लोग मतदान करने के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने बैठकर उन लोगों से काफी देर तक उन्होंने बातें की। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है घेरने का प्रयास जो है अंत तक किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, इस वोटिंग परसेंटेज का मतलब पार्टी जो है अपने स्तर से निकाल रही है कि हो सकता है कि हमारी जीत हो। कांग्रेस कह रही है कि हमारी जीत होगी, जेएमएम कह रही है, माफ कीजिएगा, एनडीए कह रही है कि हमारी जीत होगी। इसका आकलन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जब जब परसेंटेज बढ़ा है तब तक किसी न किसी पार्टी को फायदा पहुंचता ही है। तो इसमें इस वोटिंग परसेंटेज से किनको फायदा पहुंचेगा, इसका भी आकलन किया जा रहा है। 4 जुलाई की अगर जून की बात करें तो उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन दुमका से दिल्ली का सफर तय करेगा। यह तो 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जो लोगों के मन में है, जो लोगों के दिल में है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर लोगों के दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। तो हर किसी का एक ही कहना था कि हमें विकास चाहिए, हमारा झारखंड विकसित हो, हमारा प्रदेश विकसित हो, हमारा लोकसभा विकसित हो। इसे लेकर इस बार वोटिंग करने के लिए लोग घरों से निकले हैं। और युवा वोटर जो हैं वो भी मानते हैं कि जब तक राज्य का विकास नहीं होगा, झारखंड का विकास नहीं होगा, तब तक हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। तो ऐसे में देखिए प्रकाश, बिल्कुल आपने सही कहा। जाहिर सी बात है कि जनता जब अपने मत का प्रयोग करने जाती है तो अपने मन में काफी ज्यादा वो उम्मीदें रखती हैं कि जिनको भी वो जो भी प्रत्याशी को वो चुने, जो भी उनका जनप्रतिनिधि आए, 4 जून को जो फैसला आएगा तो साफ तौर पर उनके विकास के लिए काम करे। तो जाहिर सी बात है ये मत का प्रयोग करते समय जनता के मन में रहता है। फिलहाल प्रकाश साहब हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ बने, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, अगर हम गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में एम्स और एयरपोर्ट बनना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा था, सुर्खियां भी बटोरी, निशिकांत दुबे की वाहवाही भी हुई। क्या लग रहा है, क्या एम्स और एयरपोर्ट बनना निशिकांत दुबे को एक कदम आगे रख रहा है? लेकिन एक और बात है मोइजुद्दीन, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा हुआ था, तो क्या वो हादसा भी लोगों के जहन में रह सकता है? क्या वो निशिकांत दुबे का समीकरण बिगाड़ सकता है? अंकिता, देखिए, निशिकांत दुबे के कार्यकाल में जिस तरह से चीजें सामने आती चली गई, खास करके गोड्डा में और संथाल के गोड्डा में जिस तरह से विकास के जो कार्य हुए हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के समय में जब काम हुआ है और सरकार रहते जब इन्होंने अपने कार्यकाल में संथाल के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि पानी, बिजली, सड़क, तमाम चीजों से लेकर के एयरपोर्ट की बात कर लें या फिर जिस तरह से एम्स की बात कर लें, तो लोगों को एक सौगात इनके कार्यकाल के माध्यम में, कार्यकाल के समय मिला है। तो कहीं ना कहीं संथाल की जनता, गोड्डा की जनता इस बात को भलीभांति समझती है कि निशिकांत दुबे के समय हमारे साथ, हमारे समाज में हमारे लिए कुछ बेहतर काम हुआ है। ऐसे में फिलहाल जो दुर्घटनाएं होती है वो तो समय आ जाता है, दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्षेत्र की जनता ने गोड्डा क्षेत्र में खास करके निशिकांत दुबे पर विश्वास जताया है। लेकिन इस बार विश्वास कितना कायम होगा, कितना विश्वास आगे काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इंडिया गठबंधन की ओर से भी प्रत्याशियों ने जनता के लिए, जनता के द्वारा जो बनाए गए जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए उनको दावे किए हैं, उनसे उनका वादा किए हैं। फिलहाल जिस तरह से दो सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार कोशिश कर रही है कि 2 सीट हमारे कब्जे में हो, ऐसे में इसे लेकर के दोनों सीटों को अपने कब्जे में, या कह सकते हैं कि तीनों सीटों को अपने कब्जे में लेने के लिए जनता के बीच भ्रमण किया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिनाने का काम किया है। लेकिन कामयाबी किसको मिलेगी, नाकामी किसे मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो टक्कर है बस उसी को हम मान सकते हैं कि ये टक्कर अभी फिलहाल कांटे की टक्कर है और जनता का, जनार्दन का प्यार किसे मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। अभी कह पाना अंकिता मुश्किल है कि जनता का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि निशिकांत दुबे के समय में क्षेत्र की जनता खुशहाल महसूस करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात की भी है कि जब घटना दुर्घटना होती है उस समय पार्टी के लोग और हमारे प्रत्याशी कहां जाते हैं, ये चिंता का विषय है। फिलहाल इस चुनाव में मतदान जिस तेजी से हुआ है, प्रतिशत जिस
प्रतिशत का आंकड़ा जिस तेजी से आगे बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि गोड्डा और संथाल की जनता में एक उत्साह का माहौल है और वो अपने नेतृत्वकर्ता को चुनने के लिए तैयार है, अपने सेवक को चुनने के लिए तैयार है। अंकिता। जी मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही साथ हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ बने थे, हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए थे, साहिबगंज से हमारे संवाददाता गोविंद ठाकुर बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी है। अगर पूरे देश भर की बात करें तो 57 सीटों पर मतदान चल रहे हैं, लेकिन झारखंड के समीकरण की हमने बात की तो क्योंकि झारखंड की संथाल परगना सीट काफी ज्यादा अहम मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि जेएमएम का गढ़ है। तीनों सीट इस बार बीजेपी के हाथ में कहीं ना कहीं लाने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि एक ही सीट ऐसी है राजमहल जो बीजेपी के पाले में नहीं है। बाकी अगर 2 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा है, तो कहीं ना कहीं इन 3 सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी की भरपूर तैयारी रहेगी। लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता अपने मन में यही उम्मीद लेकर जाती है कि जो भी जनप्रतिनिधि को वो चुन रहे हैं उनके लिए वो विकास का काम करे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी वो 4 जून का वो समय होगा जब ये तय हो जाएगा कि आखिर जनता के आंख का तारा कौन है, कितना कौन